नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा क्या चल रहा था, मेवाड़ का इतिहास, काफी दिनों में वीडियो डाले हुए, तो आज थोड़ा कंप्लीट डाल देते हैं, इसको थोड़ा और कर लेते हैं। हमने मेवाड़ के इतिहास की शुरुआत कर ली थी, 3 वीडियो इसमें पहले डाल दिए थे। सबसे पहले के अंदर हमने देख लिया था मेवाड़ की ज्योग्राफिकल कंडीशन और गुहिल और बप्पारावल को देख लिया था। इसके बाद में हमने अल्लट को देख लिया था, जेत्तर सिंह पढ़ लिया था। ऐसे करते करते हम चित्तौड़ का प्रथम शाखा भी पढ़ चुके थे, यानी रतन सिंह को। अब हमें पढ़ना है आज महाराणा कुंभा, मेवाड़ का प्रतापी शासक, महान शासक महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा एक मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक हुए हैं, सबसे प्रतापी शासक हुए। वैसे देखे तो देखिए, राजाओं की 2 चीजें मिलती है आपको, या तो मिलेगी प्रशासनिक कैसी है, उनकी राजनीति कैसी थी, युद्ध वगैरह कितने किए, किस किस के साथ किए, ये चीजें मिलेगी। या मिलेगी भी कोई भी राजा ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए। जैसे हम देखते हैं कि मान सिंह था आमेर वाला, उसके निर्माण कार्य आते हैं या उसके युद्धों का वर्णन आता है। लेकिन महाराणा कुंभा ऐसे हैं जो सभी क्षेत्रों के अंदर उन्होंने प्रगति की है, युद्ध विजयी रहे हैं, स्थापत्य कला में भी बहुत योगदान दिया है, साहित्य में भी बहुत योगदान दिया है, सभी कलाओं में इन्होंने अत्यधिक योगदान दिया है। तो आज महाराणा कुंभा को देखें। वैसे मेवाड़ के अंदर ये कुछ शासक है जिन्हें अच्छे तरीके से पढ़ना है। उनके अंदर पहला शासक है महाराणा कुंभा। इनका शासनकाल देख लेना, 1433 से 68 तक। 1433 से 1468 तक। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, मोक्कल गुजरात के अहमद शाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गया था। वहां पर चाचा और मेरा उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं कैंप के अंदर घुसकर। वो तो कुंभा को भी मारना चाहते थे, लेकिन सामंतों ने कुंभा को वहां से भगा दिया और कुंभा भागकर कहा गया, चित्तौड़ आ गया। इसके बाद में उस युद्ध का क्या हुआ, उस युद्ध का नेतृत्व किया था मोक्कल की पत्नी थी कमला देवी, उन्होंने उसका युद्ध का नेतृत्व किया था। और आगे का राणा कौन बन गया, कुंभा। कुंभा भागकर मेवाड़ आया या चित्तौड़ कह सकते हो आया, तो वहां पर थी उसकी दादी हंसाबाई, मारवाड़ वाली हंसाबाई थी। अब हंसाबाई को लगा भी जिन्होंने मोक्कल को मार दिया तो वो कुंभा को भी मार सकते हैं। और इस चिंता के अंदर उन्होंने क्या है कि अपने भाई रणमल को बुला लिया, कुंभा का गार्जियन बनाकर, संरक्षक बनाकर। उसने किसे बुला लिया, अपने भाई रणमल को। अब रणमल कौन हो गया, रणमल है मारवाड़ का, और मारवाड़ वाले कौन हो गए, राठौड़। तो रणमल राठौड़ प्रारंभ में कुंभा का प्रारंभिक संरक्षक कौन बना, रणमल राठौड़, या रणमल राठौड़ प्रारंभिक संरक्षक बना, इसका गार्जियन बना। रणमल ने आते ही क्या किया, किसने मारा मोक्कल को, उन सब की लिस्ट बनाई। उसमें से चाचा, मेरा, महपा और एका, ये थे 4 मुख्य। इसमें से रणमल ने बिल्लों की सहायता से, ये किसी बिल्लों के क्षेत्र में छुपे हुए थे, चाचा व मेरा को मार दिया। चाचा व मेरा का क्या कर दिया, रणमल ने दमन कर दिया या मार दिया। किसकी सहायता से, बिल्लों की सहायता से। राजा कौन है, राजा है आपके कुंभा। तो हम कह सकते हैं कि कुंभा ने राजा बनते ही रणमल और बिल्लों की सहायता से अपने उपद्रवियों या विद्रोही चाचा व मेरा का दमन कर दिया। अब क्या आएगी इसके बाद में समस्या भी, रणमल ने जब चाचा व मेरा को मार दिया तो यहां पर कुंभा का एक और मान लो सहायक था जिसका नाम था राघव देव। ये वही मारवाड़ का जो मेवाड़ का जो भीष्म कहा जाता है, राव चुंडा, उसका भाई था राघव देव। ये कौन था, ये था सिसोदिया। और इसके विरुद्ध में हो गया रणमल, यानी रणमल राठौड़ था। तो रणमल चाहता है कि मेवाड़ के अंदर मेरा प्रभाव ज्यादा बढ़े, और इधर सिसोदिया चाहेंगे कि राठौड़ों का प्रभाव न बढ़े, क्योंकि राठौड़ों की रियासत थी मारवाड़, और अगर उनका मारवाड़ मेवाड़ के अंदर प्रभाव बढ़ता है तो मेवाड़ किनके अधीन हो जाएगा, राठौड़ों के अधीन हो जाएगा। इन दोनों के मध्य ये कोई थोड़ी बहुत टसन हुई, और टसन के बीच इस राघव देव को मार दिया रणमल ने। अब पूरे मेवाड़ के अंदर रणमल की चलने लगी। रणमल ने अपने
मारवाड़ से जितने भी उनके भाई बंधु थे, उसके पुत्र थे, उन सबको बुला लिया और बोला भी अपने मेवाड़ के अंदर आना है, यहीं की कार्य व्यवस्था संभालनी है और यहाँ पर राजा उन सबको उस पद पर नियुक्त कर दिया। राघव देव के मरने के बाद रणमल सबसे प्रभावशाली हो गया। जैसे ही राघव देव की मृत्यु हुई तो रणमल क्या है, मेवाड़ के अंदर सबसे प्रभावशाली हो गया। अब रणमल मेवाड़ के अंदर जो था वही करता। अब रणमल सोचने लगा भी क्यों ना मैं राजा बन जाऊं, कुंभा तो अभी छोटा बच्चा है, इसको भी अगर मैं मार दूं तो आगे का राजा मैं बन जाऊंगा। कहा मारवाड़ के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पर बढ़िया है, पहाड़ियों के अंदर खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, तो मैं यहीं पर रह जाता हूं। इसकी मेवाड़ के अंदर एक प्रेमिका थी बारमली, और ये रोज उसके पास जाता था मिलने के लिए बारमली के पास। तो एक बार कोई बारमली लेट सेट हो गई तो रणमल ने पूछा कि क्यों बारमली आज लेट कैसे होगी। ये थी कुंभा की जो माँ थी, सौभाग्यवती परमार कुंभा की माँ थी, उसकी दासी थी। तो उसने बोल दिया आज रानी साहब ने जल्दी नहीं आने दिया, काम बता दिया। तो रणमल को ये बात बुरा लगा। रणमल ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, थोड़े दिनों में तुझे मैं रानी बना दूंगा। इसने पूछ लिया भी कैसे बना देगा तू मुझे रानी, मैं तो दासी हूं। बोला मेरा प्लान है। रणमल बोला कि मेरा प्लान है, मैं कुंभा को मारूंगा और मैं वहां का राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा तो तू मेरी क्या बन जाएगी, रानी बन जाएगी। बारमली क्या थी, ये थी देशभक्त थी, सच्ची देशभक्त। ये भागकर गई हंसाबाई के पास। रणमल हंसाबाई का भाई है, हंसाबाई के पास गई और इसने जाकर कहा कि आपका भाई है रणमल, ये क्या है, कुंभा को मारना चाहता है, ये सारी बात है, राजा बनना चाहता है। एक बार तो हंसाबाई ने डाउट किया कि तू झूठ बोल रही है, लेकिन हंसाबाई को भी पता था कि तेरा भाई है तो टेढ़ा, ऐसा कुछ कर सकता है। रणमल वास्तव में टेढ़ा था, कुछ कर सकता है ऐसा, लेकिन अब रोके तो रोके कौन रणमल को। यानी रणमल पूरा डील का डाकी टाइप का, 7 फुट की हाइट और फुल जैसे 5-7 आदमी को तो पेंच कर मार दे ऐसा था। तो उसको रोके तो रोके कौन। तो हंसाबाई ने सोचा अगर सीधा मैंने रणमल से कह दिया तू कुंभा को मत मारना तो वही बात हो जाएगी, कल मारता वो आज मार देगा, पहले ही मारेगा, बोले ये ठीक से आया, मैं आज इसको मार देता हूं। तब हंसाबाई को याद आया आपके मेवाड़ का मिशन चुंडा, कुंवर चुंडा बोल सकते हैं क्योंकि राणा ने इतना कभी चुंडा याद आया जो कभी हंसाबाई के डाउट करने पर मालवा या मांडू चला गया था, होशंग शाह के पास नौकरी कर रहा था। हंसाबाई ने चुंडा को मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी, इतने दिन हो गए बर्तन साथ रहते हैं तो खटकते भी है, ऐसी भी क्या नाराजगी, वापस आ जाओ। तो चुंडा उधर से वापस आया तो हंसाबाई ने सारी बातें बताई कि आपके जाने के बाद मोकल की हत्या कर दी चाचा वाला मेरा ने, हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने चाचा वाला मेरा को तो मार दिया, लेकिन उसने आपके भाई राघव देव को भी मार दिया। अब वो कुंभा को मारना चाहता है, तो क्या किया जाए। चुंडा ने कहा भी वो कुंभा को मारे उससे पहले हम रणमल को मार देंगे, लेकिन रणमल को मारे कौन। तो एक बार फिर बारमली की सहायता ली गई, बोले कि जब भी आप शाम के आपके पास आए तो उसको क्या है दारू वारू पिलाकर नशा कर देना, उसकी पूरा अचेत कर देना। बारमली ने के पास जब भी शाम को रणमल आया तो बारमली ने उसके साथ दारू वारू पी और उसको फुल अचेत कर दिया। अचेत होने के बाद रणमल क्या है चारपाई के ऊपर गिर गया। गिरने के बाद उसके बांध दिया और बांध कर क्या रणमल को मार दिया गया। रणमल को वहां पर सभी चुंडा और उसके जो भी साथी थे इन्होंने क्या है मिलकर मार दिया। अब रणमल को मार दिया तो मारवाड़ का प्रतिनिधि था रणमल। अब जितने भी मारवाड़ वाले राठौड़ थे, चुंडा वगैरह की भाई प्लानिंग थी कि इस दिन कोई भी राठौड़ जिंदा नहीं बचना चाहिए। नीचे महल के अंदर रणमल को मारा गया, ऊपर महल के अंदर क्या है उसका पुत्र था जोधा, वो संगीत वगैरह देख रहा था क्योंकि यहाँ पर पापा की चलती थी तो वो संगीत वगैरह देख रहा था। तो किसी इसका पुत्र था जोधा जो आगे जोधपुर की स्थापना करेगा, राव जोधा। तो किसी संगीतकार को पता चला भी रणमल मारा गया तो उसने एक दुआ बोला, एक लाइन बोली संगीत के अंदर कि जोधा थारो रणमल मारे जाए भाग गए तो भाग। वहां से जोधा भागा, चपले वपले हाथ में ली, हुसैन बोल्ट बन गया और ठेठ जाकर जोधा अपने भाइयों के साथ वहां से भागा और ठेठ बीकानेर के काहुंडी गांव में, बीकानेर का था काहुंडी गांव, वहां पर जाकर ये शरण लेता। पीछे जाकर देखा, पीछे मुड़कर देखा भी कोई आ तो नहीं आया, तो जाकर सांस वास ली, पानी वानी पिया। फिर वहां से जोधा को समझ में आया कि इतने दिन जो हम मेवाड़ के अंदर चौधर कर रहे थे, मेवाड़ के अंदर जो अपनी चल रही थी वो चल रही थी अपने पापा रणमल के कारण। अब जब पापा रणमल भी नहीं रहे तो अपनी मेवाड़ के अंदर क्या है चलनी बंद हो गई।
और पीछे से चुंडा वगैरह ने क्या किया, भी वो भाग गए। तो पीछे से चुंडा ने बोला भी इनका पीछा मत करो, इनके घर पर कब्जा कर लो। घर इनका कहा, मंडोर के अंदर। घर इनका कहा, मंडोर के अंदर। तो चुंडा वगैरह ने क्या है, मंडोर पर अधिकार कर दिया। भी अपना घर भी छिन गया और जहां पर अपनी चलती थी वो भी चली गई। अब जोधा दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। अब जोधा ने थोड़ी मोटी सेना तैयार की और आक्रमण करे वापस मंडोर के ऊपर सीधा और हार जाए। एक बार इसी आक्रमण के अंदर हारता हुआ जोधा वापस जा रहा था, हारा हुआ जोधा वापस जा रहा था। तो किसी किसान की झोपड़ी थी खेत के अंदर, वहां पर रुका पानी वानी पीने के लिए। तो किसान ने बोला भी आप खाना वाना भी खा लो। तो वो खाने लगे। खाने के नाम पर मारवाड़ के अंदर क्या हो, कोई खिचड़ा, बाजरी का खिचड़ा, और बीच में क्या है, घी डाला हुआ। तो जोधा ने देखा, खिचड़ा देखा, काफी दिनों से युद्ध के अंदर था, वैसे ये खिचड़ा डाला हुआ, बीच में था घी। जोधा ने सीधा हाथ डाला घी के अंदर और हाथ जल गए उसका। तब उस किसान ने कहा कि आप जोधा की तरह क्या हो, मूर्ख हो। उसको नहीं पता था कि यही जोधा है। उस किसान ने कहा कि आप जोधा की तरह मूर्ख हो। जोधा ने पूछा कि जोधा मूर्ख कैसे है? बोले मूर्ख ही है जो सबसे पहले मंडोर पर अधिकार करता है, अधिकार करने के लिए आक्रमण करता है और हार जाता है। तो जोधा ने पूछा तो क्या करना चाहिए? बोले सबसे पहले बार बार के चारों तरफ के गांव जितने था, यहाँ पर जो भी गांव है वो जीते, लास्ट में मंडोर पर अधिकार करे। अब जोधा को एक दिन दो बातें समझ में आई। एक तो खिचड़ी कैसे खानी है, बार बार से कोड़ के खानी है, दूसरी मंडोर कैसे जीतना है। यहां से जोधा ने फिर अपना अभियान शुरू किया। लास्ट जीतता यहां से लगभग रणमल की हत्या हो गई थी 1437 के आसपास, 37-38 के आसपास। और जीतता हुआ लगभग यह आ गया था 1453 में। 1453 में लगभग 15 साल हो गए। 15 सालों के संघर्ष के बाद जोधा मंडोर के नजदीक पहुंच गया। बाकी मंडोर रहा, बाकी सब पर इसने क्या है, अधिकार कर दिया। फिर इसने हंसाबाई के पास मैसेज किया। इनकी तो बुआ लगती थी कि बुआ अब देखो मैंने 15 साल बहुत इधर उधर भटक लिया, बहुत संघर्ष कर लिया, अब अगर आप सहमति से हमारा मंडोर दिलाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं आक्रमण करके इसे जीतूंगा तो सही, क्योंकि मैंने सारा मारवाड़ जीत लिया है। फिर जोधाबाई की सहयोग से, आपके हंसाबाई के सहयोग से जोधा और कुंभा के बीच एक संधि होती है। इधर हो गया आपके जोधा और इधर हो गया कुंभा। कब होती है? 1453 के अंदर। 1453 के अंदर दोनों के मध्य एक संधि होती है, जिस संधि का नाम दिया गया आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि। इस संधि के अंदर क्या था भाई, जब जोधा इधर उधर भटक रहा था तो मेवाड़ तो कुंभा के अंडर में था ही, मारवाड़ क्यों भी कुंभा के अंडर में था, मान लो ऐसे था। ये आपके मेवाड़ हो गया, यहाँ पर मारवाड़ हो गया, तो दोनों कुंभा के अंडर में थे। इस संधि के तहत मारवाड़ और मेवाड़ की क्या है, सीमा निर्धारण की गई। और वो सीमा निर्धारण की गई थी पाली के सोजत गांव से। पाली के अंदर सोजत एक जगह पड़ती है, वहां से निर्धारित की गई थी। और आवड़ बावड़ का नाम कैसे पड़ा? भी जहां पर हरी झाड़ी होती है आंवला, जहां पर आंवले के पेड़ है वो हो गया आपके मेवाड़ के अंदर, और जहां पर बबुल यानी कीकर वगैरह हो गई वो हो गया मारवाड़ के अंदर। तो दोनों की सीमा निर्धारित की गई। आवड़ बावड़ की संधि कब हुई? 1453 के अंदर। किस किस के मध्य हुई? आपके जोधा और कुंभा के मध्य। इस संधि से क्या हुआ? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ और दोनों के मध्य जो 15 साल से संघर्ष चलता आ रहा था वो समाप्त हो गया। इसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, उसका विवाह जोधा ने कर दिया कुंभा के पुत्र रायमल से। कुंभा का पुत्र था रायमल, इन दोनों का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और दोनों के मध्य क्या हो गई? थोड़ी संधि हो गई। इसके रायमल से विवाह कर दिया तो दोनों के मध्य क्या होगी? थोड़ी संधि बढ़िया तरीके से होगी। अब ये तो होगी कुंभा की पहली अचीवमेंट। या पहला हम बोल सकते हैं इसने रणमल सबसे पहले चाहता मेरा कि दमन के, इसके बाद रणमल को भी मरवा दिया या रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोक दिया, मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आवड़ बावड़ की संधि, इसने अपने पड़ोसियों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया। अब आती है नंबर 2 पर आता है आपके सहारनपुर का युद्ध। आवड़ बावड़ की संधि होगी 1453 में। इसके बाद में आती है सहारनपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में। यह आपके राजस्थान हो गया।
यहां पर क्या है, मेवाड़, बहुत बड़ा था उस समय मेवाड़। यहां पर लगता था मालवा, और मालवा का शासक था उस समय महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी फर्स्ट। मेवाड़ का कुंभा हो गया। चाचा और मेरा का तो रणबल ने मार दिया था। दो और बताए थे मैंने, मेहपा पवार व एक्का। ये बात का क्या है, इस खिलजी के पास चले गए थे, महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चले गए थे, मालवा वाले के पास। कुंभा ने इनसे मांगा, कुंभा ने मांग की दोनों की कि मेरे पिता कहते अरे आप दोनों को मेरे को सौंप दो, लेकिन इसने क्या है सौंपने से मना कर दिया। तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ था सारंगपुर के अंदर। कब हुआ? सारंगपुर जगह प्रति आपके एमपी के अंदर 1437 में। 1437 के अंदर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीतेगा कौन? मैंने आपको बताया था, जो भी युद्ध वगैरह हुए उन सब के अंदर आपके कुंभा की जीत होती है। कुंभा कभी नहीं आ रहा था, तो इसके अंदर भी क्या है, आपके मारना कुंभा की जीत हुई। और इस जीत की थोड़ी ध्यान कर लेना। इस जीत के बाद में महमूद खिलजी फर्स्ट को कुंभा के सेनापति ने बंदी बना लिया था। कुंभा ने बंदी बना लिया और इसे 6 माह तक क्या है, कैद के अंदर रखा था। 6 माह तक कैद के अंदर रखने के बाद इसको क्या है, छोड़ दिया था। ये जीत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इस जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुछ बनवाया था। जीत है तो इसकी याद रहनी चाहिए। इसके उपलक्ष्य में कुंभा ने कुछ निर्माण कार्य करवाया था, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है आपके विजय स्तंभ। विक्ट्री टावर बोल सकते हैं, चित्तौड़ का विजय स्तंभ। तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस विजय के बाद बनवाया गया? 1437 की सारंगपुर विजय। किन किन के मध्य युद्ध हुआ था? इधर था मेवाड़ का कुंभा, और इधर था आपके महमूद खिलजी, मालवा का महमूद खिलजी फर्स्ट। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है। इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। 1437 की सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। अब दो बातें आप विजय स्तंभ की देख लो। देखो विजय स्तंभ के ऊपर एक, पहले विजय स्तंभ के बारे में बता देता हूं, फिर बताता हूं आपको। ये हो गया आपके विजय स्तंभ। कितना मंजिल है? 9 मंजिला है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये आपकी होगी 9 मंजिल। ये हो गया आपकी विजय स्तंभ। कितने मंजिला है? 9 मंजिला इमारत है। इसकी 9वीं मंजिल पर क्या है, बिजली गिरने से थोड़ी ध्वस्त हो गई थी, तो बाद में आपके महाराणा स्वरूप सिंह हुए अंग्रेजों के समय, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 8वीं मंजिल पर ध्यान रखना, कोई भी मूर्ति नहीं है। वैसे पूरे विजय स्तंभ के ऊपर मूर्ति है, 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं है। 7वीं मंजिल, ये छोड़ो, इन सबके ऊपर मूर्तियां हैं। 5वीं मंजिल के ऊपर इसके शिल्पी थे। इसका जो शिल्पी था, देप्पा, नाप्पा, पुंजा, इन सबके नाम है। देप्पा, नाप्पा, पुंजा, पोमा, इनके क्या है, 5वीं मंजिल के ऊपर नाम है। इसके बाद में 3री मंजिल पर देखो, 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में, अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। किस मंजिल के ऊपर? 3री मंजिल पर। 5वीं पर शिल्पी के नाम है। 8वीं पे कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं पे क्या है, बिजली गिर गई थी, और जिसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने, जो आपके आगे है। इसकी जो टोटल लेंथ देखें, टोटल लंबाई देखें, तो वो है आपके 120 या 122 फुट टोटल लंबाई है। इसका आधार देखें तो वो है आपके 30 फुट। 30 फीट का इसका आधार है, और ऊंचाई कितनी है इसकी? 120 या 122 फुट। अब इसके ऊपर विजय स्तंभ के ऊपर महाराणा कुंभा ने अपनी विजय की है, तो क्या इनकी कीर्ति बढ़ी है? कीर्ति बढ़ी है तो क्या करवाएंगे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इन्होंने करवाई थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसका इसी के ऊपर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति होती है, प्रशंसा के अंदर लिखी जाती है, और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखा था अत्रि व महेश ने।
अत्रि व महेश दोनों पिता पुत्र थे। अत्रि महेश द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई। ये थोड़ी सी मैंने बात आपको बता दी विजय स्तंभ के बारे में। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है, फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन टावर से श्रेष्ठ बताया है, और वैसे प्रतीक चिन्ह राजस्थान पुलिस का है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और जेके सीमेंट का ये क्या है, प्रतीक चिन्ह। ये थोड़ी बहुत बातें बता दी मैंने आपको, आ गया तो बाकी क्या है आपके बाद में चलता है। एक चीज और ध्यान रखना, राजस्थान की पहली इमारत जिसके ऊपर क्या है डाक टिकट जारी किया गया था, तो इसके ऊपर 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 15 अगस्त 1949 को। ये हो गया आपके विजय स्तंभ का निर्माण। अब आगे हो गया एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, वो इसी के नजदीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, वो अलग है, थोड़ा सा ध्यान कर लेना। उसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल ने करवाया था 12वीं शताब्दी में। ये आपके विजय स्तंभ। इसके बाद में एक संधि होती है, फिर मैं आपको थोड़ी और स्ट्रक्चर बता देता हूं। ये क्या हो गया आपके मेवाड़, यहां का राणा कुंभा, यहां मालवा हो गया, महमूद खिलजी फर्ज, यहां पर हो गया आपके गुजरात, यहां का शासक था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। अब मेवाड़ का राणा सबसे ताकतवर था इस समय। यहां पर अपने राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है नागौर। यहां पर शासन वैसे तो था, मुगल के समय फिरोज शाह नाम का शासक था, लेकिन इसके बाद में कुंभा के समय यहां पर 2 आदमी थे, शम्स खान व मुजाहिद खान। वैसे चाचा भतीजा थे, शम्स खान भतीजा था, वह चाचा था। दोनों युद्ध कर रहे थे, यानी उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था नागौर के अंदर। मुजाहिद खान क्या है, शम्स खान को यहां से भगा देता है। शम्स खान भाग कर आता है कुंभा के पास और कुंभा से सहायता मांगता है। कुंभा ने शम्स खान की सहायता की और नागौर का शासक किसे बना दिया, शम्स खान को नागौर का शासक बना देता है, और कहता है ठीक है तू यहाँ पर राज कर और टैक्स वैक्स मेरे को समय पर देते रहना। थोड़े दिन तो इसने टैक्स वैक्स दिया, बाद में इसने क्या है मना कर दिया, कोई टैक्स नहीं, भाग जाए यहाँ से। फिर वापस जाता है कुंभा, और कुंभा ने क्या है शम्स खान को भी यहाँ से भगा दिया और नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खान यहाँ से भागता हुआ गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया, और जब गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह को पता चला भी हाँ राजस्थान के अंदर कुंभा अपने मुस्लिम भाइयों को ऐसे हरा रहा है, ऐसे भगा रहा है, वहां से मार रहा है, उनके साथ ये कर रहा है वो कर रहा है, तो इसने शम्स खान को क्या शरण दे दी और अपनी पुत्री का विवाह भी शम्स खान के साथ कर दिया। और दोनों सेना लेकर चले कहा, मेवाड़ की तरफ, और दोनों आए तो दोनों को भी कुंभा ने क्या है हरा दिया था। दोनों को कुंभा ने हरा दिया। इसके बाद में मालवा वाले को पहले हरा दिया 1437 के अंदर, इसको भी हरा दिया लगभग 1450 के आसपास, इसको भी हरा दिया था। अब देखिए इसके बाद में ये दोनों देखो हारे हुए कुंभा से, और वही बात कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा कुंभा का दुश्मन कौन है, मालवा वाला, कुंभा का दुश्मन कौन है, गुजरात वाला, तो ये दोनों आपस में क्या है अच्छे दोस्त बनेंगे। तो ये दोनों वैसे भी दोनों का दर्द एक है यानी कुंभा, तो वैसे भी दोनों क्या करेंगे संधि करेंगे, एक मित्रता होगी इनके मध्य, दोनों के मध्य संधि हुई जिसे नाम दिया गया चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 ईस्वी में। दोनों ने संयुक्त सेना तैयार की, शम्स खान वगैरह सबको मिला दिया, जितनी भी सेना वेना थी पूरी तैयार की, और बोले कि चलो अब कुंभा को हराएंगे और फिर दोनों मिलकर इसके राज्य का क्या कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे। दोनों के मध्य युद्ध होता है, इधर कुंभा हो गया, इधर मालवा गुजरात हो गया, बदनौर का युद्ध 1457 के अंदर युद्ध होता है। इसके अंदर भी क्या है आपके कुंभा जीत जाता है। इस युद्ध में थोड़ी सिरोही वालों ने सहायता की थी, तो बाद में कुंभा ने युद्ध होने के बाद पता चला सिरोही वालों ने सहायता की, तो कुंभा ने क्या है सिरोही को भी जीत लिया था। यहां पर पड़ता है आपकी सिरोही, तो सिरोही को भी जीत लिया था। मेन बात आपको क्या बताना चाहता हूं मैं कि कुंभा सबसे पहले सत्सव मेरा को दमन करता है, रणमल का दमन करता है, उसके बाद में मालवा को हराता है, अकेला आया तो हारेगा, गुजरात वाला अकेला आया तो हारेगा, दोनों मिलकर आए वो तो हारोगे। सूर्य को हराता है, नागौर के शम्स खान को हराता है, यानी कुंभा अपने चारों तरफ जितने भी राजा थे सबको हराता है। एक भी युद्ध नहीं हारा था कुंभा, सभी युद्ध जीता था अपने जीवन काल के अंदर। तो इसने सभी राजाओं को हरा देता है, और दिल्ली की तो इतनी औकात ही नहीं थी कि वो कुंभा से टक्कर ले सके। इस समय तो संयम दिवस उभरा था,
तुगलक वंश समाप्त हो गया था, सैयद वंश उभरा था, तो कोई नहीं थी। यानी युद्ध के क्षेत्र में तो कुंभा का कोई सानी नहीं था उस समय, कुंभा की टक्कर में कोई नहीं था। दो मिलकर आए तो भी हारेंगे, 3 मिलकर आए तो भी हारेंगे, अकेले आए तो हारे ही हारेंगे। अब देखते हैं कुंभा जिस चीज के लिए जाना जाता है वो है कुंभा की साहित्य, कुंभा का साहित्य। उससे पहले थोड़ी कुंभा की उपाधियां देख लेते हैं। कुंभा की क्या देखनी है? उपाधि। वैसे उपाधियां लगाए क्योंकि इनकी बहुत 200-250 उपाधियां हैं। कुंभा की उपाधि 1 नंबर पर मिलती है हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान। यह आपको सुल्तान भी मिल जाएगा। हिंदू सुल्तान क्यों कहा जाता है? सुल्तान वैसे देखिए त्राण शब्द से बनाए, त्राण शब्द से बनाए आपके सुल्तान, और इसका मतलब होता है कि हिंदुओं का सुल्तान है, हिंदुओं को त्राण यानी कि मुक्ति दिलाने वाला है। ये मुस्लिम शासकों को हरा रहा है, मुस्लिम शासकों को हराने के कारण इसकी उपाधि क्या पड़ गई? हिंदू सुल्तान। नंबर 2 पर आती है आपके अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य कुंभा को बोला जाता है। ये संगीत अभिनव से भट्टाचार्य क्या हुए? एक भट्टाचार्य 10वीं शताब्दी में बहुत बड़े संगीत के पंडित हुए, संगीत के ऋषि हुए। अभिनव मतलब कि नया अभिनव। कुंभा ने बहुत बड़ी संगीत के ऊपर पुस्तक लिखी थी, बहुत काव्य लिखे थे संगीत के ऊपर। तो ये क्या है? संगीत में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अभिनव मतलब नया, भट्टाचार्य मतलब वो पुराने वाले बोले मैं नया भट्टाचार्य हूं। नंबर 3 पर आती है कुंभा की उपाधि राणो रासो। राणो रासो क्या होता है कि साहित्यकारों और आपके जो भी इतिहासकार हो गए या जो भी इतिहास लिखने वाले हो गए, इनको क्या है? प्रोटेक्शन देना। जो भी साहित्यकार और इतिहासकार और इनको क्या है? संरक्षण देता था कुंभा, तो इन्हें बोला जाता है राणो रासो। इसके बाद में नंबर 4 पर हालगुरु, हालगुरु बोला जाता है पहाड़ी किलों को जीतने के कारण। नंबर 5 पर दानगुरु, दानवीरता के कारण। नंबर 6 पर छापगुरु, छापामार युद्ध के कारण। चापगुरु, चापगुरु चाप ऐसे बनता है तो ऐसे बना दो इसको, तो ये क्या होगी? धनुष यानी धनुर्विद्या में थोड़ा श्रेष्ठ होने के कारण, महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण कुंभा को क्या बोला जाता है? चापगुरु। राजगुरु, राजनीति में दक्ष होने के कारण। नरपति, ये थोड़ा देख लेना, नरपति, नरपति यानी नरों में श्रेष्ठ। वैसे भी राजा को सब में श्रेष्ठ बताया गया है, तो ये क्या होगी? कुंभा की उपाधियां हो गई। सबसे पहले क्या बताई? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हालगुरु, दानगुरु, छापगुरु, चापगुरु, राजगुरु, नरपति। ये सभी क्या है? इनकी उपाधियां हैं। बहुत उपाधियां मिल जाएगी आपको, थोड़ी मुख्य मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में आती है कुंभा की उपाधियां देख ली। अब देखते हैं कुंभा का स्थापत्य। कुंभा ने क्या क्या चीजें बनवाई? कुंभा का स्थापत्य देखते हैं। जैसे कुंभा ने कोई दुर्ग बनवाए, मंदिर बनवाए, वो सभी चीजें आ जाएगी कुंभा के स्थापत्य के अंदर। कुंभा का स्थापत्य, कुंभा के स्थापत्य की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक राइटर हुए अपने श्यामल दास। श्यामल दास जी का एक पुस्तक है वीर विनोद, और श्यामल दास जी अपनी पुस्तक वीर विनोद में लिखते हैं कि मेवाड़ के अंदर उस समय 84 में से टोटल 84 है, इसमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो मात्र किन्होंने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है। तो ये छोटे मोटे पूरे दुर्ग हो सकते हैं, निर्माण कार्य 32 करवाए हों, लेकिन मुख्य दुर्ग देखे तो वो 5, 4 या 5 आते हैं। नंबर 1 पर आता है आपके कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहां स्थित है? राजसमंद के अंदर। राजसमंद जिले के अंदर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। इसका वास्तुकार था वास्तुकार था मंडन, ये थोड़ा ध्यान कर लेना।
मंडन ने बाद में इसके दरवाजे के अंदर भी आएगा तो आपको और बता दूंगा। मंडन वैसे गुजरात का था। और इस दुर्ग के अंदर एक उत्तरी भाग को बोला जाता है कटारगढ़, और कटारगढ़ को बोला जाता है मेवाड़ की आंख, क्योंकि यहाँ पर महाराणा कुंभा स्वयं रहता था, निजी स्थान था, वहां से मेवाड़ को पूरे को देखता था, तो मेवाड़ की आंख भी इसको बोला जाता है। इसी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। नंबर 2 पर आपके दुर्ग आता है अचलगढ़। ये कहां पड़ता है? ये सिरोही के अंदर। अचलगढ़ हो गया आपके सिरोही के अंदर। और अचलगढ़ सिरोही का वैसे कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। नंबर 3 पर आ गया बसंतगढ़। ये भी आपके सिरोही के अंदर है। नंबर 4 पर आ गया मचान। ये भी सिरोही के अंदर है। 5 नंबर पर देख लो भोमट। ये उदयपुर के अंदर भी है। भोमट वैसे देखे तो बाड़मेर के अंदर भी है, तो भोमट आपको दुर्ग याद रखने हैं। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान, भोमट। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान, भोमट। कुंभलगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान और भोमट, ये आपके कुछ दुर्ग है जो कुंभा द्वारा बनवाए गए थे। और देखें तो कुंभा ने ये जो मंदिर बनवाए थे कुछ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभा ने 3 जगह कुंभ स्वामी मंदिर बनवाए थे। एक बनवाया था इन्होंने दुर्ग बनवाया है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर बनवाया था। एक बनवाया था इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर, और तीसरा बनवाया था अचलगढ़ के अंदर। भगवान विष्णु के मंदिर है। इस चित्तौड़गढ़ वाले कुंभ स्वामी मंदिर को ध्यान रख लेना, मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभ स्वामी मंदिर है, इसे मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बाद में यहाँ पर मीरा पूजा वगैरह करती थी, तो इसका नाम चेंज हो गया। फिर क्या हो गया? कुंभ स्वामी मंदिर से मीरा मंदिर हो गया। वैसे भगवान विष्णु को समर्पित ये तीनों ही मंदिर है। एक देखिए मंदिर आता है आपके ये पाली के अंदर। पाली के अंदर आपके मंदिर है रणक शाह ने बनवाए थे, रणकपुर के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर कुंभा के समय बनाए गए हैं, कुंभा ने नहीं बनवाए। ये मंदिर कुंभा ने नहीं बनवाए, कुंभा के समय बनाए गए हैं। दारणकसाय नामक एक व्यापारी ने बनवाए थे। इनका ध्यान रखना, इनके लिए कुंभा ने 99 बीघा जमीन दान दी थी। 99 बीघा जमीन दान दी थी, इसलिए कुंभा की उपाधि क्या हो गई? दान गुरु, क्योंकि इन्होंने दान किया था, तो 99 बीघा इन्होंने जमीन दान दी थी। ये होगी इसके कुछ निर्माण कार्य। और बाकी बहुत से वैसे निर्माण कार्य आ जाते हैं कुंभा के आपके। अब देखिए कुंभा अच्छा वीणा वादक था। कुंभा खुद क्या था? अच्छा वीणा वादक था। और इसके संगीत गुरु थे सारंग व्यास, संगीतज्ञ भी था, मैंने आपको बताया था, जिसके कारण इसे अभिनव भट्टाचार्य बोला जाता है। तो कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो कुंभा बजाता था वीणा। कुंभा वीणा बजाता था, वीणा वादक अच्छा था। वैसे आपके समुद्रगुप्त भी अच्छा वीणा वादक था, और औरंगजेब भी अच्छा वीणा वादक था। अब देखते हैं कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। कुंभा के रचित ग्रंथ, इनके अंदर देखे तो नंबर 1 पर आता है सूड प्रबंध, या सुधा प्रबंध भी पढ़ सकते हैं आप, सूड प्रबंध। नंबर 2 पर आता है कामराज रतिसार, कामराज रतिसार। इसके 7 भाग है, कामराज रतिसार के 7 भाग है। इसके बाद में कुंभा ने की थी जयदेव की गीत गोविंद पर टीका, जयदेव की गीत गोविंद पर, जयदेव की गीत गोविंद पर एक टीका लिखी थी, जिसे रसिक प्रिय नाम दिया गया। टीका का नाम था रसिक प्रिय। मैं आपको बता दूंगा, एक बार लिख लूं, बाद में आपको बता दूंगा। नंबर 4 पर आती है चंडी शतक पर टीका। चंडी शतक थी वाणभट्ट की, वाणभट्ट महाराज हर्षवर्धन के दरबार में थे, इनके ऊपर इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। एक आती है अब क्या गया, संगीत रत्नाकर पर इन्होंने टीका लिखी थी, संगीत रत्नाकर। किनका है ये? सारंगधर का। सारंगधर पर इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी।
और इसके बाद में हम पढ़ते हैं संगीत सुधा। ये भी कुंभा की पुस्तक है। और एक और देख लो, संगीत मीमांसा, ये भी क्या है, कुंभा की पुस्तक है। और सबसे महत्वपूर्ण देखें तो वो है आपके संगीत राज। और संगीत राज के कितने भाग हैं? इसके 5 भाग हैं, वो मैं आपको अब आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कुंभा ने क्या लिखा। रचित ग्रंथ देखते हैं तो सूड प्रबंध, या आप कुछ सुधा प्रबंध भी देख लोगे। कामराज रतिसार, इसके 7 भाग है। काम पर लिखी गई, कुंभा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके बाद में जयदेव की गीत गोविंद, जयदेव राइटर में जिनके पुस्तक थी गीत गोविंद, इसके ऊपर कुंभा ने टीका लिखी। टीका का मतलब होता है कमेंट्री, यानी बड़ी पुस्तक है, उसका छोटा रूप इन्होंने दिया, शॉर्ट नोट्स बना दिए, जिसका नाम दे दिया रसिक प्रिया। इसके बाद में चंडी शतक, ये थी बाणभट्ट की पुस्तक, इसके ऊपर कुंभा ने टीका लिखी, लेकिन इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया। इसके अलावा संगीत राज, ये पुस्तक थी, संगीत रत्नाकर पुस्तक थी सारंगधर की, इसके ऊपर कुंभा ने क्या लिखी, टीका लिखी, इसका भी अलग से नाम नहीं दिया। संगीत सुधा, ये भी कुंभा की पुस्तक है। संगीत मीमांसा, ये भी कुंभा की पुस्तक है, संगीत के ऊपर है सभी। और एक लिखी थी संगीत राज, जिसके क्या है 5 भाग है। संगीत का श्रेष्ठ ग्रंथ बोला जाता है। 5 भाग कौन कौन से है? पहला आ गया पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नंबर 3 पर आ गया नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। सबसे पहले पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य, वाद्य और रस रत्न कोश। इसको याद कैसे रखोगे? सबसे पहले कुंभा क्या कह रहा है, पढ़ो। सबसे पहले कुंभा कह रहा है पढ़ो, तो पाठ्य रत्न कोश, फिर बोल रहे हैं गाओ, गाने का मतलब गीत रत्न कोश, फिर बोल रहा है नृत्य करो, यानी नृत्य रत्न कोश, फिर बोल रहा है बजाओ यानी वाद्य रत्न कोश, और फिर बोल रहा है ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा, रस मिलेगा, तो लास्ट में होगी रस रत्न कोश। तो संगीत राज के 5 भाग है, पाठ्य, गीत, रत्न, पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रस, ये कुंभा के संगीत राज के 5 भाग है। ये थोड़े से देख लेना। इसके बाद में कुंभा ने कुछ और भी किया क्या, तो कुंभा के दरबार में बहुत विद्वान रहा करते थे, तो उन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी, कुंभा ने उनसे भी अपनी पुस्तकें लिखवाई। तो आगे आ जाएगा दरबारी विद्वान, कुंभा के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान के अंदर नंबर 1 पर नाम आता है आपके मंडन का। एक पर देख लो कान्हा व्यास का, कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक पुस्तक लिखी, एकलिंग महात्म्य, ग्रंथ लिखा एकलिंग महात्म्य। कान्हा व्यास ने पुस्तक लिखी एकलिंग महात्म्य, लिखकर कुंभा के पास गया कि देखिए कुंभा जी, मैंने ये पुस्तक लिखी है एकलिंग महात्म्य नाम की। कुंभा ने वो पुस्तक पढ़ी और उसके 2 पार्ट थे, बोला ठीक है बढ़िया, लेकिन जो पहला पार्ट है ये थोड़ा बढ़िया दिए, तो उसका वर्णन कुंभा ने दोबारा कर दिया। कुंभा ने पहला भाग इसका लिखा है, पहला भाग, इसके अंदर 2 भाग है, जिसमें से पहला भाग है वो स्वयं किसने लिखा है, कुंभा ने लिखा है। कुंभा कौन था, राजा था। अब राजा ने इसका वर्णन किया है, तो इस पहले भाग का नाम हो गया राजवर्णन, यानी एकलिंग महात्म्य का फर्स्ट भाग कुंभा ने राजवर्णन नाम से लिखा। तो वैसे आपसे पूछ ले एकलिंग महात्म्य किसकी है, तो कान्हा व्यास की। नंबर 2 पर आते आपके मंडन। मैंने बताया था गुजरात के ब्राह्मण परिवार के थे, शिल्पी थे। कुंभलगढ़ जो के क्या है, शिल्पी है, आर्किटेक्चर है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं। कुंभा ने कहा भी मंडन या साथ साथ मकान बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, साथ साथ उनके बनाने की विधि भी लिखते जाइए। तो इनकी कुछ पुस्तकें हैं। वास्तुसार, ये पुस्तकें भी ध्यान रख लेना। देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडल, वास्तुमंडल, प्रसाद मंडल, सब क्या मंडल लगे लगभग। शगुन मंडल,
और कोदंड मंडल। अब देखिए क्या क्या इस चीज के अंदर वास्तुशास्त्र, इसके अंदर क्या है, थोड़ी बीमारी वगैरह के बारे में लिखा गया है वास्तुशास्त्र। इसके बाद में देव मूर्ति प्रकरण, देवताओं की मूर्ति कैसे बनेगी इसके बारे में लिखा गया है। इसके बाद में आपके राजवल्लभ यानी कि राजाओं के महल वगैरह कैसे बनेंगे, रूप मंडल, रूप किसकी होगी, मूर्ति क्या, तो मूर्ति कैसे बनेगी, वास्तु मंडल, वास्तुशास्त्र के ऊपर प्रसाद मंडल, राजाओं के भवन, और सगुन मंडल, ये सगुन शास्त्र के ऊपर लिखा गया, सगुन अपसगुन, कोदंड मंडल, ये ध्यान रखना, कोदंड होता है आपके धनुष, और धनुष के ऊपर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, कोदंड मंडल, किसने लिखी, मंडल ने। अब इसी मंडल का एक भाई था नाथा, वो भी कुंभा के दरबार में रहा करता था। तो कुंभा ने कहा आप भी क्या है, ये भी शिल्पी था, वैसे आर्किटेक्चर का काम करता था। तो कुंभा ने कहा आप भी पुस्तक लिखो। कौन था ये, मंडल का भाई था, और इसने पुस्तक लिख दी वास्तु मंजरी। भाई थोड़ी ये आपके मंडल वाले थोड़ी कॉपी वगैरह कर ली, कॉपी पेस्ट कर ली, और क्या है, वास्तु मंजरी नाम की पुस्तक लिख दी। इसके बाद में इस मंडल का एक पुत्र था गोविंद, इसकी पुस्तकें ध्यान रख लेना। ये कौन है, मंडन का पुस्तक है, इसकी पुस्तकें हैं कला निधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका, द्वार दीपिका, और एक है सार समुच्चय, सार समुच्चय, कला निधि, उद्धार धोरणी, द्वार दीपिका और सार समुच्चय किसकी पुस्तकें हैं, गोविंद की। कला निधि ध्यान रख लेना, भारत की एकमात्र पुस्तक जो क्या है, मंदिरों के शिखर के ऊपर लिखी गई, मंदिरों के शिखर के बारे में बताती है, शिखर कैसे कैसे बनाने चाहिए, वो गया आपकी कला निधि। उद्धार धोरणी यानी रिकंस्ट्रक्शन, उद्धार करना, किसी पुरानी चीज, टूटी हुई चीज का उद्धार करना भी रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है। द्वार दीपिका, दरवाजों के ऊपर, दरवाजों के बारे में बताई गई है, दरवाजे कैसे कैसे बनाने चाहिए, किस प्रकार की होती है। और सार समुच्चय के अंदर वेद की चीजें लिखी गई, वेद के ऊपर लिखी गई। गोविंद की पुस्तक कौन सी है, आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई सार समुच्चय, और इसके अंदर वास्तुसार हो गई। ये चीजें थी आपके। इसके बाद में एक थे इनके दरबार में, नंबर 5 हो गया ना, रमाबाई, कुंभा की पुत्री थी, इसकी उपाधि थी बागीश्वरी, ये भी विद्वान महिला थी। इसके बाद में आगे नंबर 6 पर मेहा जी, इनकी पुस्तक थी तीर्थमाला, जिसके अंदर क्या है 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। मेहा जी इधर उधर घूमते रहते थे, तो एक बार काफी दिनों से घूम कर आए, तो कुंभा जी ने पूछा भी क्या दिन हो गए, कहाँ रहते थे, दिखे नहीं। तो मेहा जी ने कहा भी मैं तो तीर्थों के अंदर गया था। बोले कितने तीर्थों के ऊपर गए, बोला 120 के ऊपर। तो बोला 100 नोट्स बना के लाओ। तो इन्होंने पुस्तक लिख दी, वो गई तीर्थमाला, 120 तीर्थों के ऊपर लिखी गई तीर्थमाला है। इसके बाद में थे हीरानंद मुनि, हीरानंद मुनि, ये ध्यान रख लेना, कुंभा के कौन थे, गुरु थे। कुंभा के संगीत के गुरु पूछे तो सारंगव्यास, और कुंभा के सीधे गुरु पूछ ले तो वो थे आपके हीरानंद मुनि। इसके बाद में और भी रहा करते थे, मेयाजी हो गए, हीरानंद मुनि हो गए, और यहाँ पर लिख दो, दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं, तिल्ला भट्ट, और थे आपके सोमदेव सूरी, जय सोम और सोम सुंदर सूरी, भुवन कीर्ति, ये सभी कौन थे, कुंभा के दरबार में रहने वाले विद्वान हुआ करते थे। इसमें सोमदेव सूरी, सुंदर सोमदेव सूरी और जयसोम और भुवन कीर्ति, ये चारों कौन थे, आपके जैन थे। सोम सुंदर सूरी, सोमदेव सूरी, भुवन कीर्ति और जयदेव, ये जैसे तीनों क्या थे, जैन विद्वान थे कुंभा के दरबार में। बाकी तिल्लावट वगैरह ये इनके दरबार में रहा करते थे। तो ये सब हो गए कुंभा के दरबारी विद्वान। सबसे पहले हमने कुंभा की विजय देखी, इसके बाद में उसके स्थापत्य देखे, उसके ग्रंथ देखे, रचनाएं देखी, कुंभा के दरबारी देख ली और उनकी रचनाएं देख ली, हो गया आपके कुंभाई कंप्लीट। अब देखते हैं कि कुंभा की मृत्यु कैसी हुई। कुंभा की मृत्यु के बारे में देख लेते हैं। कुंभा की मृत्यु हुई थी 1466 ईस्वी में। कहां पर, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव कुंड है, वहां पर शिवलिंग है, वहां पर क्या है, कुंभा की
मृत्यु हो गई थी। उनके पुत्र उदा ने इसकी हत्या कर दी थी। इनका पुत्र था उदा, जिसने क्या है कुंभा की हत्या कर दी थी। ये लास्ट में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था, बहकी बहकी बातें किया करते थे, तो उदा ने क्या इनकी हत्या कर दी थी मामादेव कुंड में। और आगे का राणा कौन बनेगा, फिर कुछ समय के लिए बन गया था उदा, क्योंकि 66 से आपके 73 तक कुछ समय उदा ही रहा था। बाद में सामंतों ने इसे मना कर दिया, तो आगे का राणा बन गया था 1473 में रायमल। कुंभा का दूसरा पुत्र था, मैंने आपको बताया था, जिसका विवाह जोधपुर की श्रृंगार कौर के साथ हुआ था। जोधा की पुत्री थी, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। अब रायमल जी शासक रहे थे 1473 से 1509 ईस्वी तक। इनके 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, जिसे पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार फ्लाइंग सिंह के नाम से फ्लाइंग प्रिंस के नाम से जानते हैं। दूसरा था आपके जयमल, और तीसरा था राणा संगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, यानी संग्राम सिंह। पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई थी, उसके भाई ने, उसके बहनोई जगमाल देवड़ा ने उसको जहर दे दिया था, उसकी वजह से मृत्यु हुई। जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, और संगा के आगे का राणा बनेगा, तो इसको सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद में रायमल जी की कोई खास बात नहीं है, वैसे तो थोड़ा ध्यान कर लेना। इनकी पत्नी थी श्रृंगार कौर, जिन्होंने क्या है गोसुंदी बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये आपके कुंभा जी हो गए। अब आगे देखेंगे राणा सांगा को पढ़ेंगे। मानशासक वैसे भी राणा सांगा, तो थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, और लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।